वेलकम बैक एवरीवन टू डिस्कवर नॉलेज। मेरा नाम है ईशा। वेल स्टूडेंट्स, आई नो आप लोग अभी एट दिस पॉइंट प्रिपरेशन स्टेज पर हैं, क्योंकि कुछ बच्चों के ऑलरेडी एग्ज़ाम्स बिगिन हो चुके हैं, कुछ के होने वाले हैं। सो एवरीवन इज़ अंडर अ प्रिपरेशन स्टेज। आई होप आपका पॉलिटिकल साइंस का पेपर अगर हो चुका है तो अच्छा हुआ है, एंड अगर नहीं हुआ है सो यू आर प्रिपेयरिंग वेल फॉर इट। ठीक है, मेरी वीडियोस देखिए, हमारी वीडियोस को फॉलो करिए, यू विल डेफिनेटली बेनिफिट फॉर योर प्रिपरेशंस। ठीक है, आपके पॉलिटिकल साइंस का पेपर अच्छा हो, इसीलिए वी हैव दीज सीरीज स्पेशली फॉर ऑल दी स्टूडेंट्स आउट देयर क्लास 11th एंड 12th। ठीक है, ये स्पेशली जो सीरीज़ है, हम जो ऑलरेडी 5 मार्क्स की सीरीज़ बिगिन कर चुके हैं, दिस इज़ योर पिक्चर बेस्ड सीरीज़, राइट। इसके पार्ट 1 और पार्ट 2 जिसमें हम चैप्टर 3 तक कवर कर चुके हैं। चैप्टर 1, 2 एंड 3 हम 3 चैप्टर्स को कवर कर चुके हैं। एंड यहाँ आज इस वीडियो से हम 4th एंड 5th चैप्टर, आपकी सेकेंड बुक दैट इज़ पॉलिटिकल, जो वह आपकी दूसरी बुक है, उसकी हम दूसरी बुक जो है उसका हम ये वाला चैप्टर्स जो हैं वो 4 एंड 5 बिगिन करने वाले हैं आज। देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया था कि एक कह सकते हैं कनेक्शन, ठीक है, हमेशा कनेक्शन को आपको एस्टैब्लिश करना है, और उस कनेक्शन को एस्टैब्लिश करने के लिए आपके कॉन्सेप्ट्स का क्लियर होना ज़रूरी है। ठीक है, अगर आपने पहले की वो 2 वीडियोस देखी हैं, सो आई थिंक आपको अब ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया है कि किस तरीके से आपको अपना एक लिंक बिठाना है। अगर मैं उसी लिंक को आगे लेकर चलूँ, ठीक है, अगर हम 3rd चैप्टर तक की बात करें तो 3rd चैप्टर तक हम ऑलरेडी कवर कर चुके हैं, दैट वाज द इकोनॉमी ऑफ प्लान डेवलपमेंट, है ना। तो यहाँ से अब क्या है, कंट्री एस्टैब्लिश हो गई, अब क्या है, हमारा गवर्नमेंट आ गई। ठीक है, गवर्नमेंट के बाद हमारी इकोनॉमी भी अब धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। अब हमें अपने रिलेशंस, फॉरेन रिलेशंस को भी, तो जो हमारे नेबरिंग कंट्रीज़ हैं उनसे भी तो हमारे रिलेशंस को अच्छा रखना होगा। बट ऑब्वियसली वो कहीं ना कहीं स्पेसिफिकली 2 कंट्रीज़ की वजह से हमेशा प्रॉब्लम में रहा है, एंड दैट इज योर चाइना एंड पाकिस्तान। यहाँ अगर आप देखोगे चैप्टर नंबर 4, ठीक है, यहाँ जो इस चैप्टर में जो आपकी पिक्चर्स हैं वो इंडिया और उसकी नेबरिंग कंट्रीज़ कौन सी हैं उनसे रिलेटेड है। ठीक है, जिसमें इंडिया पाकिस्तान है, इंडिया चाइना है, लेकिन इंडिया और चाइना का जो हम रिलेशन पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे किस कॉन्टेक्स्ट में, या एक कह सकते हैं इंडिया और तिब्बत का जो हम रिलेशन पढ़ने वाले हैं। ठीक है, एक तरफ होगा इंडिया और तिब्बत का रिलेशन और एक तरफ होगा इंडिया और चाइना का रिलेशन, बट इंडिया और चाइना का रिलेशन तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में पढ़ा जाएगा। ठीक, यहाँ पे आप देख सकते हो, आपको ऑलरेडी पता है कि ये वाला जो चैप्टर है, या स्पेसिफिकली जो 4th चैप्टर में हम इंडिया और उसके नेबरिंग कंट्रीज़ के साथ उसके रिलेशंस की बात कर रहे हैं, तो ये जो चैप्टर है ये आपके सिलेबस का, या स्पेशली ये जो पोर्शन है, ठीक है, इंडिया एंड इट्स रिलेशन विद इट्स नेबर्स, ये अब आपके सिलेबस का पार्ट नहीं है। क्लियर। और आपको याद होगा कि हमने ये इस चैप्टर को जहाँ तक करा था उतना ही, दैट वाज द ओनली पोर्शन जो आपके सिलेबस का पार्ट था। ठीक है, फॉर्चुनेटली वी गॉट लकी। बट अब हम, लेकिन ये समझने भी उतने ही इक्वली ज़रूरी हैं। ठीक है, बट इन पे इतना एम्फेसिस करके हम नहीं समझेंगे, बट आई एम जस्ट टेलिंग यू द क्रक्स ऑफ इट। ठीक है, ताकि आपको एंड लाइन पता हो कि आपको पेपर में आए तो आपको क्या लिखना है। ठीक है, थोड़ा सा मैं आपको बता देती हूँ। पहली पिक्चर जो आप देखोगे, वो पहली पिक्चर में आप देखोगे कि यहाँ पे कुछ न्यूज़पेपर की क्लिपिंग्स हैं, साथ ही में तिब्बत लिखा हुआ है। देखो, इंडिया और चाइना का जो रिलेशन है हमेशा से कॉम्प्लेक्स रहा है। ठीक है, मैंने आपको अभी भी बताया कि हमें इंडिया और चाइना का रिलेशन पढ़ना है, लेकिन इन कॉन्टेक्स्ट टू तिब्बत। अब यहाँ पे तिब्बत का क्या कॉन्टेक्स्ट है या तिब्बत का क्या रोल है, अगर हम उसके बारे में बात करें, सो आप देखोगे कि एक कंट्री जो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, एक इंडिपेंडेंट कंट्री, ठीक है, जैसे इंडिया, वो अपने आप को इस्टेब्लिश कर चुकी है, और
गवर्नमेंट आ गई है, इकोनॉमी भी धीरे धीरे ट्रैक पे आ रही है। सो ऑब्वियसली जो वहाँ पे और कंट्रीज़ हैं उस पर्टिकुलर कॉन्टिनेंट में, और जो कंट्रीज़ हैं जैसे साउथ एशिया में और जितनी कंट्रीज़ हैं, जैसे चाइना हो गया, ठीक है, या पाकिस्तान हो गया, या और अदर श्रीलंका, बांग्लादेश, ये वाली जितनी भी कंट्रीज़ हैं, वो इंडिया की ग्रोथ से कहीं ना कहीं नुकसान तो उनको होगा, है ना। एंड चाइना हैज़ ऑलवेज बीन वन ऑफ द कंट्री जो हमेशा से इंडिया की ग्रोथ को लेकर के हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहा है, क्लियर। तो इसलिए इट हैज़ ऑलवेज क्रिएटेड प्रॉब्लम्स फॉर इंडिया। अगर चाइना की हम बात करें तो तिब्बत में चाइना ने अपना कंट्रोल रखना चाहा है, ठीक है, उसकी टेरिटरी में वो घुसा है, जैसे वो हमेशा से इंडिया की टेरिटरी में भी घुसा है। उसके एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स पर, एडमिनिस्ट्रेटिव जो कह सकते हैं एजेंसीज़ हैं या ऑर्गन्स हैं, उन पर उसका वो कंट्रोल रखना चाहता था। ऑब्वियसली तिब्बत रिटेलिएटेड, ठीक है, तो वहाँ के लोग भी ये नहीं चाहते थे। एंड दलाई लामा, अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे सबसे पहला जो न्यूज़पेपर क्लिपिंग है, यहाँ आपको सबसे बड़ा वर्ड जो दिखेगा वो है दलाई लामा, है ना। तो अब यहाँ पे दलाई लामा का भी क्या रोल है? अब दलाई लामा हम जानते हैं कि तिब्बत के एक स्पिरिचुअल लीडर रहे हैं, बट ऑब्वियसली ऐसी सिचुएशन जहाँ चाइना तिब्बत में एकदम इंटरफेरेंस कर रहा है और लोग रिटेलिएट कर रहे हैं उसके अगेंस्ट दे आर प्रोटेस्टिंग, तो ऐसी सिचुएशन में एक स्पिरिचुअल लीडर, ठीक है, जिसका काम है लोगों की हेल्प करना टू क्योर थिंग्स, ठीक है, स्पिरिचुअली, वो इन सिचुएशंस को देख के ऑब्वियसली प्रॉब्लम तो उनको होगी एंड ही विल बी डिस्टर्ब्ड, एंड दैट इज़ व्हाट दलाई लामा डिड, ठीक है, वो थे डिस्टर्ब्ड। एंड व्हेन ही ट्रैवल्ड विद अ चाइनीज़ प्रेसिडेंट टू इंडिया लेट, उस समय में जब वो आए इंडिया में, तो ही शेयर्ड हिज कंसर्न, ठीक है, दैट वॉट एवर इज हैपनिंग इन तिब्बत, ही शेयर्ड दोज कंसर्न्स विद नेहरू जी। एंड देन इंडिया डिसाइडेड टू इंटरफेयर मोर, ताकि जो चाइना है वो तिब्बत में उसका जो इंटरफेरेंस है वो कम करे या हटा दे, राइट। तो इसी वजह से चाइना इंडिया से हमेशा प्रॉब्लम में रहा है। ऑब्वियसली आप चाहोगे कि मैं किसी के शूज़ में घुस जाऊं लेकिन कोई और ही आपको वहाँ से हटाने आ जाए, तो ऑब्वियसली वो जो हटाने आया है वो आपको बुरा तो लगेगा, है ना। तो इस तरीके से अगर आप इसको लोगे तो हमेशा से इंडिया और चाइना का रिलेशन खट्टा, जो कहते हैं ना, कह सकते हैं सोर जो रहा है, ये ख़राब जो रहा है, वो इस वजह से भी रहा है कि चाइना जो चाह रहा था वो इंडिया ने उसे करने नहीं दिया, एंड हेंस वो उसका एक कह सकते हैं सबसे नंबर 1 एनिमी जो है वो हमेशा बना है, ठीक है। यहाँ पे तो ये कॉन्टेक्स्ट है। दूसरा, अगर आप नीचे जो पिक्चर है वो देखोगे तो आपको एक, अगर आप उस पिक्चर को छोड़ दो, अभी आप लेटेस्ट जो इशू है, ठीक है, इंडिया और चाइना के बीच का, अब वो पहले थोड़ा सा देखते हैं, अब वो देखो पहले, ठीक है। इंडिया और चाइना के हमेशा से टेरिटोरियल बेस्ड इशू ज़्यादा रहे हैं कि टेरिटरी में चाइना ने इंटरफेयर किया है इंडिया के, एंड जो अभी भी कर रहा है, ठीक है। तो पोस्ट देन, ठीक है, तब भी इतने पुराने समय की बात है ये, तो तब भी चाइना ने हमेशा से इंडिया की इशू में, ये कह सकते हैं इंडिया की टेरिटरी में इंटरफेरेंस रखी है। और जो भी आपको पता है कि जितनी भी एक कह सकते हैं हाई लेवल या मिनिस्ट्रियल पोजीशन की या कंसर्न लीडर्स की जो मीटिंग रही है वो हमेशा से फ्यूजाइल रही है, वो कभी भी फ्रूटफुल नहीं रही, ठीक है, क्योंकि एक वन ऑफ देम हैज़ नेवर अग्रीड टू व्हाट द टर्म्स एंड कंडीशंस वर, ठीक है, अग्रीमेंट्स पर कोई टिका नहीं है, तो इसलिए वो प्रॉब्लम रही है। अगर आप इस पिक्चर को देखोगे तो यहाँ पे आप देख सकते हो, ऑलरेडी यहाँ लिखा हुआ है कि बेसलेस चार्जेस, एक्यूजेशंस, प्रोवोकेशन, ठीक है। तो चाइना के जो लीडर हैं उसने इंडियन टेरिटरी में घुस कर के हमारी जो कह सकते हैं एक तरीके से लीडरशिप को खतरे में डाला है, कंट्री को खतरे में डाला है, एंड वहीं दूसरी तरफ इंडिया पे एक्विजिशंस लगाए हैं। एंड यहाँ आप देखोगे कि चाइनीज़ लीडर हैं और वहीं प्राइम मिनिस्टर नेहरू भी दिख रहे हैं, जो कि बोल रहे हैं कि आपने हमारे ऊपर बिल्कुल ही बेसलेस एलिगेशंस लगाए हैं। तो ये कुछ ऐसी सी सिचुएशन अभी भी करंट सिचुएशन में भी है, ठीक है, इंडिया और चाइना की। तो ये हो गया आपका, ठीक है,
देन अब यहाँ नीचे इस पिक्चर में देखोगे ना, तो इस पिक्चर में आपको दिखेगा कि बॉर्डर डिस्प्यूट्स हमेशा से इंडिया और चाइना के बीच रहे हैं, 1960s से रहे हैं इनफैक्ट, ठीक। दूसरा, वहीं आप देखोगे कि वहीं आपको पता है कि 1962 में, ठीक है, अब देखो जब आपने हाई लेवल टॉक कर ली और आपको लगा कि कोई फ़ायदा नहीं हो रहा है, दोनों कंट्रीज़ पीछे हटने को तैयार नहीं है, तो एंड रिज़ल्ट क्या होता है? एंड रिज़ल्ट होता है हमेशा वॉर, है ना, लड़ाई। अब तुमने किसी को धक्का दे दिया, उसने तुम्हें धक्का दे दिया और दोनों ही अकड़ में आ गए, तो क्या होगा? एट द एंड ऑफ द डे दोनों एक दूसरे के ऊपर चढ़ पड़ेंगे, हाथापाई करेंगे, है ना, मारेंगे एक दूसरे को। तो वही कंट्रीज़ के रिलेशन में भी होता है। एंड यही दैट रिजल्टेड टू इंडिया एंड चाइनाज वॉर ऑफ 1962, जिसमें चाइना ने बहुत सारा जो इंडिया का पोर्शन है, अक्साई चीन वगैरह, ये सारी चीज़ें जो हैं वो सारे एरियाज़ जो हैं वो चाइना ने इंडिया से कैप्चर कर लिए, या कह सकते हैं उस लेवल पर पहुंच करके, उस इंडियन टेरिटरी में घुस करके अपना कब्जा कर लिया, राइट। तो ये कुछ पॉइंट्स रहे हैं और इन पिक्चर्स में आपको यही सारी चीज़ें दिखेंगी, ठीक है, जो आपके इस चैप्टर में थर्ड पिक्चर जिसे मैं कह सकती हूँ वो यही है, जहाँ आप देखोगे कि कहीं ना कहीं हिंदी चीनी बाय बाय का नारा अभी भी है, एंड वो पोस्ट उतने समय में 1962 में भी यही नारा हमेशा से रहा है, राइट। तो ये इंसुरेक्शन कह सकते हैं, जो आप वर्ड देख रहे हो ना यहाँ पे, इंकर्शन, मतलब इंडिया की टेरिटरी में घुस जाना चाइना के द्वारा, एंड इंडियन पीपल हैव रिटेलिएटेड टू अ ग्रेटर एक्सटेंट, एंड पीएलए की जो फोर्स है उसको हटाया है, ठीक है। तो यहाँ ये सारी चीज़ें आपको इन पिक्चर्स में दिख जाएंगी, ठीक है। यहाँ आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स हैं जो दिखा रहा है कि किस तरीके से 1962 में इंडिया की जो ट्रूप्स हैं वो लद्दाख में गए, फिर उन्होंने पीएलए की जो ट्रूप्स हैं उसको हटाया, और किस तरीके से इनिशियली चाइना ने इंडियन टेरिटरी में इंटरोगेशन किया, या कह सकते हैं घुसे, राइट। तो ये आपकी थर्ड पिक्चर हो गई। आई होप यहाँ पर आपको समझ में आ रहा है। फोर्थ पिक्चर में अगर आप देखोगे तो इट इज़ रिलेटेड, अब जो है, अब हम फोर्थ पिक्चर को समझने से पहले हम यहाँ थोड़ा सा इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को देखेंगे। हमेशा से प्रॉब्लमेटिक रहे हैं, अभी भी हैं, बिकॉज ऑफ वन थिंग और दी अदर, ठीक है। एंड जो ऑलरेडी ख़राब रिश्ते होते हैं और उनमें और कोई आग लगा दे तो दैट रिजल्ट्स टू एक्सप्लोजन, है ना। और वही इंडिया पाकिस्तान के केस में हुआ। वहीं जिस तरीके से हम इंडिया और चाइना के बीच में कह सकते हैं तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और चाइना के रिलेशन को समझ रहे हैं, यहाँ हमें बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस को समझना है, ठीक है। तो इंडिया और पाकिस्तान अलग अलग कंट्रीज़ बनी, ठीक है। अब बांग्लादेश जो है, इट वॉज नॉट अ कंट्री पहले, इट वॉज क्रिएटेड आउट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। एंड क्योंकि ईस्ट पाकिस्तान के जो लोग हैं वो पाकिस्तान के जो कह सकते हैं लीडरशिप से नाराज़ थे, क्योंकि वो मोस्टली बंगाली पॉपुलेशन थी। अब वो जो लोग हैं, ठीक है, दे रिटेलिएटेड, और दैट रिजल्टेड एंड दे डिमांडेड इन द क्रिएशन ऑफ अ सेपरेट स्टेट ऑल टुगेदर, अ सेपरेट कंट्री फॉर देम, विच इज़ बांग्लादेश। अब इंडिया ने भी कहीं ना कहीं बांग्लादेश क्रिएशन में हेल्प करी है, एंड दैट इज़ वाई आप देखोगे कि इंडिया और पाकिस्तान के रिलेशंस में भी फ्यूल हुआ है, राइट। तो यहाँ आप 1965 की वॉर देखोगे, 1971 की जो वॉर हुई है इंडिया और पाकिस्तान के बीच, वहीं दैट अगेन लीड्स टू द लास्ट पिक्चर ऑफ योर चैप्टर। जो ये लास्ट पिक्चर है आप देखोगे, जिसमें अगेन आपको न्यूज़पेपर क्लिपिंग्स दिख रही हैं, राइट। तो यहाँ जो आप इंटरफेरेंस देखोगे, इंदिरा गांधी उस टाइम पे हमारी प्राइम मिनिस्टर थी, ठीक है। उन्होंने जब पाकिस्तान ने रिटेलिएट किया, ठीक है, जब उन्होंने इंडिया पर अटैक कर दिया, तो इंडियन सोल्जर्स ऑब्वियसली फॉट ब्रेवली, एंड अपने पूरे पोर्शन को उन्होंने कैप्चर कर लिया, एंड द पाकिस्तानी आर्मी वॉज फोर्स टू गो बैक, ठीक है। अब उसके बाद एक कॉमन सीज फायर एग्रीमेंट हुआ, और ये जो आप लास्ट पिक्चर देखोगे वो यही है, सीज फायर अग्रीमेंट साइन करते हुए प्राइम मिनिस्टर दोनों ही कंट्रीज़ के, ठीक। तो ये इस तरीके से आप यहाँ पे देखोगे कि लिखा हुआ है, याह्या यील्ड्स टू इंदिरा एंड्स वॉर, ठीक है।
तो इस तरीके से आप देखोगे कि दोनों कंट्रीज़ जो हैं अब वॉर ख़त्म करके अग्रीमेंट कर चुके हैं दैट हमने यूनिलैटरली अपनी आर्म्स को साइड में रख दिया एंड वी आर नॉट गोइंग इनटू अ वॉर अगेन, ठीक है। तो और कह सकते हैं वी आर एंडिंग द वॉर, जो हम ऑलरेडी लड़ रहे हैं। तो इस तरीके से आपको ये रिलेशंस मैंने एक्सप्लेन कर दिए, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में समझिए हमने सारी चीज़ें, क्लियर। इंडिया और चाइना का रिलेशन हमने तिब्बत के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, और यहाँ इंडिया और पाकिस्तान का जो रिलेशन है वो बांग्लादेश के कॉन्टेक्स्ट में समझा है, ठीक है। What I am bringing you here is to chapter 5, that is the challenges to and restoration of the Congress system, ठीक है। यहाँ काफ़ी इस वाले चैप्टर में आपकी काफ़ी पिक्चर्स हैं। अगर आप इस पर्टिकुलर फर्स्ट पिक्चर पर फोकस करो तो इसको देखने से पहले मैं चाहूँगी कि आप थोड़ा सा जो इस चैप्टर का हेडिंग है चैलेंजेस टू एंड रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम, इस पर थोड़ा फोकस करो। चैलेंज मतलब किसी के ऊपर कह सकते हैं सिचुएशंस आई होंगी ऐसी जो किसी भी इंडिविजुअल के लिए, किसी भी कंसर्न पार्टी के लिए प्रॉब्लमैटिक रही हैं, या एक तरीके से चैलेंज का काम किया है। और रेस्टोरेशन मतलब दोबारा से एस्टैब्लिश हो पाया है वो जो उनका दबदबा चलता आ रहा था, वो सारी चीज़ें, ठीक है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कांग्रेस सिस्टम। जब आप पहली पिक्चर देखोगे, ठीक है, वो भी आपका एक कह सकते हैं न्यूज़पेपर की हेडिंग है, टाइम्स कह सकते हैं हिंदुस्तान टाइम्स की, दैट प्राइम मिनिस्टर नेहरू इज़ डेड। जवाहरलाल नेहरू की जब डेथ हुई तो ऑब्वियसली पहला जो चैलेंज है, ठीक है, द फर्स्ट एवर चैलेंज टू द कांग्रेस सिस्टम वॉज हु विल लीड द कांग्रेस पोस्ट नेहरू। नेहरू जी के बाद कांग्रेस को, कंट्री को, ठीक है, कौन लीड करेगा, दैट वाज द फर्स्ट चैलेंज विच ब्रिंग्स अस टू दिस पिक्चर। यहाँ अगर आप ध्यान से देखो तो एक स्टार्ट पोजीशन है और वहीं एक इंडिविजुअल है विक्ट्री अपनी ट्रॉफी लेकर के स्टेज पे खड़ा। तो ये क्या दिखा रहा है, वो इंडिविजुअल जो स्टेज पे खड़ा है वो जीता उस रेस को, अब बाकी लोग भागते रह गए, वो आगे के आगे निकल गया एंड कह सकते हैं भीड़ में से भी आगे निकल के जीत गया, इस तरीके से। तो ये जो पहला चैलेंज है कांग्रेस ने कैसे अचीव किया, या कह सकते हैं प्राइमरीली इंदिरा गांधी ने कैसे अचीव किया। ऑल्दो इंदिरा गांधी के भी बहुत सारे चैलेंजेस रहे हैं, शी हैज़ ऑल्सो फेस्ड मेजर चैलेंजेस, एंड द फर्स्ट एवर चैलेंज टू इंदिरा गांधी ऑल्सो was to get elected as the Prime Minister of the country and to lead the Congress post Nehru's death. ये उनका चैलेंज रहा है। क्यों रहा है? क्योंकि जो कांग्रेस के सीनियर मोस्ट लीडर्स थे उन्हें नहीं लगा कि इंदिरा गांधी इज केपेबल इनफ कि वो कांग्रेस को, कंट्री को लीड कर सकती। लेकिन आउट ऑफ ऑल द ऑपोजिशन आप देखोगे शी गॉट दैट अपॉर्चुनिटी एंड शी लेड द कंट्री एंड द कांग्रेस सिस्टम, राइट। तो यहाँ पे आपको ये दिखाया गया है कि इस तरीके से शास्त्री जी से आप इंदिरा गांधी तक पहुँचे, है ना। तो ये सारी चीज़ें रही हैं, ठीक है। A peaceful transition of power despite intense competition with leadership was seen as a sign of maturity of India's democracy. आप देखोगे यहाँ पे कि जो इंदिरा गांधी हैं, the daughter of Jawaharlal Nehru, had been Congress president in the past. वो कांग्रेस कह सकते हैं कांग्रेस की जो पार्टी है उसके वो प्रेसिडेंट रह चुकी हैं। लेकिन जब आपके घर में जैसे कहते हैं ना कि बूढ़े बुजुर्ग रहते हैं और उनसे ना पूछ करके आप अपने खुद के डिसीजंस बड़े बड़े ले लो तो वो नाराज़ हो जाते हैं। तो इसी तरीके से कांग्रेस सिस्टम में भी कुछ जो सीनियर मोस्ट लीडर्स थे उनका भी कुछ इस तरीके से कंसर्न था। बट आउट ऑफ ऑल द कंसर्न्स ऑफ द सीनियर लीडर्स, इंदिरा गांधी won the first challenge to the Congress system and to her, and she got this victory, ठीक है। आगे बढ़ते हैं।
यहाँ ये जो सेकंड पिक्चर है आपके लिए, ये वाली पिक्चर, ठीक है। देखो अब क्या है, इतने टाइम से कह सकते हो कि जब इंदिरा गांधी आई, ठीक है, इंदिरा गांधी जब आई, हमारी प्रेसिडेंट कह सकते हैं, प्राइम मिनिस्टर बनी, उसके बाद उन्होंने कांग्रेस को एक मेजर विक्ट्री दिलाई फॉर दी लोकसभा इलेक्शंस। अब इतने टाइम से कांग्रेस का जो ये एक रूल चलता आ रहा है, कहीं ना कहीं उसको धक्का तो लगना ही था। एंड दैट फर्स्ट धक्का कह सकते हो, ठीक है, वॉज द इमर्जेंस ऑफ कोलिशन पार्टीज इन द कंट्री। कोलिशन मतलब क्या? ग्रुप। यहाँ जैसे आप ये देखो, यहाँ अगर आप देखोगे कि ये जो कुछ पार्टी के लीडर्स हैं, डिफरेंट डिफरेंट पार्टी के लीडर्स हैं, वो एक साथ आकर कांग्रेस को हराना चाहते हैं, कांग्रेस के सिस्टम को ख़त्म करना चाहते हैं, कांग्रेस की लीडरशिप को हटाना चाहते हैं, इंदिरा गांधी को हटाना चाहते हैं। सो ये जो आप यहाँ पढ़ रहे हो ना, द इलेक्शन ऑफ 1967, जो 1967 का इलेक्शन, आप देखोगे कि इंदिरा गांधी के भी जो बहुत बड़े बड़े चैलेंजेस रहे हैं, शी हैज़ नॉट फेस्ड स्मॉल चैलेंजेस, छोटे छोटे चैलेंजेस नहीं फेस किए उन्होंने। और पहली बार ऐसा हुआ है, ठीक है, जो इंदिरा गांधी आई उसके बाद जो इलेक्शंस हुए, लोकसभा इलेक्शंस, और उसके बाद जो वेरियस स्टेट इलेक्शंस भी हुए, उनमें जो कांग्रेस की एक कह सकते हैं ना था, हमेशा से रही है कि और जितनी भी स्टेट्स है कंट्री में, उनमें भी कांग्रेस की ही लीडरशिप कहीं ना कहीं रही है। उस लीडरशिप को कहीं ना कहीं धक्का लगा, उस लीडरशिप को भी कहीं ना कहीं आघात हुई है। एंड काफ़ी ऐसी स्टेट रही हैं जहाँ पे पहले कभी कांग्रेस की मेजोरिटी थी, लेकिन अब वहाँ पे ऑल टुगेदर कांग्रेस ख़त्म ही हो चुकी है, वहाँ पे अब कोई कांग्रेस पार्टी नहीं है, ठीक है। तो ये भी एक बहुत बड़ा धक्का है कांग्रेस के लिए। क्लियर? तो इस तरीके से आप यहाँ बोल सकते हो कि ये जो इलेक्शंस हुए हैं 1967 के इलेक्शंस, ठीक है, उसमें ऑल्दो इंदिरा गांधी वॉन, कांग्रेस सिस्टम वॉन, बट otherwise it lost, and that resulted in the formation of various coalitions, ठीक है। तो यहाँ आप इस पिक्चर में यही देखोगे कि एक कह सकते हैं एफर्ट है कि डिफरेंट पॉलिटिकल पार्टीज अपार्ट फ्रॉम द कांग्रेस, उनको एक साथ लाया जाए कोलिशन गवर्नमेंट बनाने के लिए, ठीक है। यहाँ आप देखोगे अनदर चैलेंज फॉर इंदिरा गांधी इज इन द फॉर्म ऑफ सिंडिकेट। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ लिया है ऑलरेडी, आप देखोगे कि ये जो चैलेंज है, ये कोई छोटा चैलेंज नहीं है, बट शी डिड ओवरकम दिस ऑल्सो। बट ये चैलेंज क्या था? फर्स्ट ऑफ ऑल, अब ये जो चैलेंज है इज इन द फॉर्म ऑफ इट्स ओन कॉम्पिटिशन, या कह सकते हैं द कॉम्पिटिशन विद इन द कांग्रेस सिस्टम फॉर इंदिरा गांधी, ठीक है। ये एक चैलेंज है जो कांग्रेस के जो पार्टी मेंबर्स थे, ठीक है, सीनियर लीडर्स कह लो, वेटरन लीडर्स जिनको कह सकते हैं, दे वर अगेंस्ट इंदिरा गांधी एंड हर पॉलिसीज। उनको लगा कि ये हमें क्यों नहीं कंसल्ट कर रही, बिकॉज वी बीइंग द सीनियर लीडर्स वी नीड टू बी कंसल्टेड। लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया, एंड दैट ऑब्जेक्टेड द सीनियर पार्टी लीडर्स ऑफ कांग्रेस, एंड उसी से एक सिंडिकेट बना। और सिंडिकेट ने हमेशा से इंदिरा गांधी के लिए कहीं ना कहीं कॉम्प्रोमाइजिंग सिचुएशंस या चैलेंजेस क्रिएट किए। और पहला चैलेंज यह रहा है प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। जो प्रेसिडेंट के कंट्री के जो प्रेसिडेंट है, यहाँ पे प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस कांग्रेस के नहीं, प्रेसिडेंशियल इलेक्शन मतलब प्रेसिडेंट जो कंट्री इंडिया का जो प्रेसिडेंट होगा उनके इलेक्शंस। अब ये जो सिंडिकेट है, दे वांटेड सम अदर पर्सन, ठीक है, टू बिकम द प्रेसिडेंट, लेकिन इंदिरा गांधी ने उसे अपोज किया। वो चाहती थी कि जो आपके वीवी गिरी हैं, ठीक है, जो उस समय के वाइस प्रेसिडेंट हैं वीवी गिरी, वो अपना नॉमिनेशन फाइल करें कि आप बनो, ठीक है, प्रेसिडेंट। अब जब वोटिंग हुई तो सोनिया गांधी का आई एम सॉरी लिटरली सॉरी, जो इंदिरा गांधी का जो कह सकते हैं कैंडिडेट जो उन्होंने खड़ा किया वीवी गिरी, वो जीत गए।
एंड यहाँ आप यही देखोगे कि जो गार्लैंड में है इंडिविजुअल, ठीक है, जिन्होंने हार पहना हुआ है वो वीवी गिरी ही है, और जो सिंडिकेट का लीडर है, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पर्सन जो झुके हुए हैं वो ऐसे दिखाए गए हैं कि वो झुक गए हैं इंदिरा गांधी और उनके कैंडिडेट के आगे इन द प्रेसिडेंशियल इलेक्शंस। ठीक, नेक्स्ट आते हैं यहाँ पे, आप देखोगे इंदिरा गांधी और जो सिंडिकेट का टसल या उनके बीच की कॉन्फ्लिक्ट या उनके बीच का जो कॉन्फ्लिक्ट या टेंशन्स रही हैं, उन्होंने कहीं ना कहीं इंदिरा गांधी और साथ ही साथ में कांग्रेस के जो सिस्टम है उसको क्षति पहुंचाई है, उसको कहीं ना कहीं डिस्ट्रॉय किया है। एंड दिस इज एग्जैक्टली व्हाट हैज बीन डिपिक्टेड है। ठीक है, अब यहाँ पढ़ोगे तो यहाँ लिखा हुआ है कार्टूनिस्ट इम्प्रेशन ऑफ द इम्प्लीकेशन ऑफ इंदिरा गांधी कॉन्फ्लिक्ट विद द सिंडिकेट। वो किसी भी तरीके से, ठीक है, सिंडिकेट को अपना कॉन्फ्लिक्ट को, अपने जो कह सकते हैं चैलेंज को हटा देना चाहती थी, एलिमिनेट कर देना चाहती थी हर तरीके से। ठीक, कि वो अपने ही हाथों से उसको आग लगा रही हैं, ये देख सकते हो आप। लास्ट है, अब यहाँ पे देखोगे आपने, मैंने लिखा है अचीवमेंट। किस चीज़ की अचीवमेंट? हमने देख लिए चैलेंजेस, ठीक है, एंड चैलेंजेस को इंदिरा गांधी ने ओवरकम भी कर लिया। अब जब ओवरकम कर लिया तो शी माइट बी अचीविंग समथिंग, जीतेंगी तो कहीं ना। जब आपने सारे चैलेंजेस को ख़त्म ही कर दिया, अपने से हटा दिया, अपनी ज़िंदगी से दूर कर दिया, तो ये चैलेंजेस तो अब आपको एक कह सकते हैं इट विल लीड टू योर विक्ट्री इवेंचुअली। और यही हुआ फॉर इंदिरा गांधी एंड कांग्रेस एज वेल। ये है वो फेज ऑफ द रेस्टोरेशन ऑफ द कांग्रेस सिस्टम विथ इंदिरा गांधी एलिमिनेटिंग। जब इस पिक्चर में आप देख रहे हो तो इंदिरा गांधी शी इज एलिमिनेटिंग ऑल हर ऑपोजिशन एंड चैलेंजेस, एंड एक विक्ट्री, उन्होंने एक ट्रॉफी उठा ली है। एंड सारी स्टेट्स में भी, दूसरी पिक्चर अगर आप देखोगे तो सारी स्टेट्स में भी अब कांग्रेस की गवर्नमेंट है, तो वो अब कहीं ना कहीं अपने सीएम को चूज कर रही है कि किसको कैसे, कौन सी स्टेट में कौन से सीएम को बनाना है, इस तरीके से, राइट। तो ये है फाइनली आपका 5th चैप्टर। ठीक है, आई होप आपने ये पूरी वीडियो देखी है ढंग से एंड यू लाइक्ड इट। आपको समझ में आई हैं ये सारी पिक्चर्स, एंड इफ सो प्लीज़ हिट द लाइक बटन एंड सब्सक्राइब टू द चैनल फॉर मोर वीडियोस ahead जो बहुत जल्द आने वाली हैं। सो stay tuned everyone and keep liking and subscribe again. Thank you.